नमस्कार मित्रों, दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। मैं महाराज कुमार गुप्ता बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए मैराथन क्लास 10 आपके पास लेकर के आए हैं। आप वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें। आपको कम समय में सबसे अधिक से अधिक प्रश्न आपको करवा दिया जाएगा ताकि आप आंसर 100% आपको याद हो जाए। इसीलिए बिना समय गवाए हुए बच्चों, आज का प्रथम प्रश्न है कि अलंकार किस भाषा का शब्द है। तो अलंकार आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। अलंकार किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकार के कितने भाग हैं? तो अलंकार के आपको 4 भाग हैं। अलंकार के कितने भाग हैं? 4 भाग है। चारों का नाम देखिए शो किया हुआ है, अस्थाई, आरोही, अवरोही तथा संचारी। ये चारों अलंकार के भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, सरल, अर्थ जटिल, जटिल, मेरुखंड, ये सब किसके वर्ग हैं? ये सब अलंकार के वर्ग हैं। सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आलाप से क्या क्या दर्शाया जा सकता है? तो आलाप से आपको राग की जाति दर्शाया जाता है, राग का चलन दर्शाया जाता है, राग का स्वरूप दर्शाया जाता है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, आलाप किस तरह गाया जा सकता है? आलाप किस तरह गाया जा सकता है? तो आकार के आलाप, नोमत तोप के आलाप, शब्द के आलाप, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। कौन सी ख्याल गायन शैली आलाप प्रधान होती है? कौन सी ख्याल गायन शैली आलाप प्रधान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विलंबित ख्याल। ए नंबर, विलंबित ख्याल। कौन सा ख्याल गायन शैली आलाप प्रधान होती है? तो क्या टिक आउट कर देंगे? विलंबित ख्याल। अगला प्रश्न है, तान संस्कृति की किस धातु का शब्द है? तान संस्कृत की किस धातु का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तन का। बी नंबर। क्या हो जाएगा? तन का। तन। तान संस्कृत की शब्द है तो तन का। तान संस्कृत की किस धातु का शब्द है? तो तन का। अगला प्रश्न है, तान के कितने प्रकार हैं? तो 19 प्रकार है। तान के कितने प्रकार हैं? 19 प्रकार है। तान के कितने प्रकार हैं? तो 19 प्रकार है। आलाप और तान में किसका अंतर होता है? आलाप और तान में किसका अंतर होता है? तो इसका टिक आउट करेंगे बच्चों लय का। आलाप और तान में किसका अंतर होता है? तो लय का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वर की ध्वनि को दूसरे स्वर से बिना खंडित किए हुए मिलान क्या कहलाता है? एक स्वर की ध्वनि को दूसरे स्वर से बिना खंडित किए हुए मिलान क्या कहलाता है? तो इसको आंसर हो जाएगा बच्चों मिंड। आंसर क्या हो जाएगा? मिंड। मिंड के कितने प्रकार हैं? मिंड के कितने प्रकार हैं? तो मिंड के आपको 2 प्रकार है। एक है अनुलोम और दूसरा है विलोम। एक है अनुलोम और दूसरा विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सही मिलान कीजिए। इसका आंसर देखिए हम स्क्रीन पे आपको प्ले कर दे रहे हैं। इसको आपको बारीकी से मिला लेना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गमक की विशेषता तथा गमक के कितने प्रकार हैं? गमक की विशेषता तथा गमक के कितने प्रकार हैं? तो ध्यान दीजिएगा, स्वरों के कंपन को गमक कहते हैं तथा गमक के 15 प्रकार हैं। स्वरों के कंपन को क्या बोलते हैं? गमक कहते हैं। और गमक के कितने प्रकार हैं? तो 15 प्रकार हैं। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 7। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि रूपक ताल में कितने कितने मात्राओं के कितने विभाग हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूपक ताल में कितने कितने मात्राओं के कितने कितने विभाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग हैं। 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग हैं। अगला प्रश्न बच्चों, रूपक ताल में कितनी ताली और खाली हैं?
तो रूपक ताल में कितने ताली और खाली है? तो रूपक ताल में बच्चों 2 ताली है। कितने ताली है? 2 ताली है। दोनों ताली कितने कितने मात्राओं पर है? तो 6 और 4 मात्राओं पर है। देखिए 6 और 4 मात्राओं पर है। खाली की संख्या बच्चों आपको 1 है। खाली की संख्या कितना है? 1, अर्थात 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा कि रूपक ताल में कितनी ताली और खाली है? तो 2 ताली और 1 खाली है। 2 ताली और 1 खाली है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, किस ताल में पहली मात्रा पर खाली जीरो को लेकर विद्वानों में मतभेद है? इसका आंसर हो जाएगा रूपक ताल। क्या हो जाएगा? रूपक ताल। अगला प्रश्न है कि झप ताल में कितनी कितनी मात्राओं के कितने विभाग हैं? झप ताल में कितनी कितनी मात्राओं के कितने विभाग हैं? तो झप ताल में बच्चों 4 विभाग हैं। और चारों विभाग जैसे कितने कितनी मात्राओं पर है? तो 2 3 2 3, मतलब ए नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। झपताल में कितनी कितनी मात्राओं के कितने कितने विभाग हैं? तो 2 3 2 3, अर्थात 4 विभाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि झपताल में सम को छोड़कर कौन सी मात्राओं पर ताली तथा कौन सी मात्राओं पर खाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 8 पर ताली और 6 पर क्या है? खाली है। 3 और 8 पर ताली है और 6 पर क्या बच्चों? खाली है। नेक्स्ट प्रश्न है धमार ताल में कितनी कितनी मात्राओं के कितने विभाग हैं? धमार ताल में कितनी कितनी मात्राओं के कितने कितने विभाग हैं? तो 5 2 3 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं, अर्थात सी नंबर इसका आंसर क्या बच्चों? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धमार ताल में कौन कौन सी मात्राओं धमार ताल में कौन कौन सी मात्राओं पर ताली तथा खाली होती है? 1 6 11 पर ताली तथा 8 पर खाली होता है। अगला प्रश्न बच्चों कि धमार ताल में अवग्रह चिन्ह जो एस आपका ही है कितनी बार आता है? धमार ताल में अवग्रह चिन्ह कितनी बार आता है? तो ये आपको 2 बार आता है। एक 7वीं मात्रा पर और एक 14वीं मात्रा पर। ठीक बच्चों। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आपको लेखक है पंडित सारंगदेव। कौन है लेखक? पंडित सारंगदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल किस शताब्दी में हुआ था? यह आपको स्टेट में पूछा जा चुका है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना किस शताब्दी में हुआ था। तो आपको टिक आउट करना है बच्चों 13वीं शताब्दी। किस में हुआ था? 13वीं शताब्दी में। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय तथा अध्याय का नाम क्या दिया गया है? तो आपको याद रखना बच्चों कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक जो है सारंगदेव हैं और इसमें 7 अध्याय तथा इस 7 अध्याय का नाम दिया गया सप्त अध्यायी। बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। फिर से ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक आपको सारंगदेव है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ आपको 13वीं शताब्दी में लिखा गया। और संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं और इस 7 अध्याय का नाम क्या है? तो सप्त अध्यायी। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर के स्वर अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? संगीत रत्नाकर के स्वर अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? तो स्वर के बारे में बताया गया, श्रुति के बारे में भी, जातियां के बारे में, अर्थात क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों संगीत रत्नाकर ग्रंथ के राग विविधाय में कितने रागों का वर्णन मिलते हैं तथा इसमें कितने भाग बताए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 264 राग का वर्णन मिलते हैं तथा संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने भाग बताए गए हैं? तो 10 भाग बताए गए हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 264 राग है तथा 10 भाग है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 264 राग है तथा 10 भाग है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रकीर्णन अध्याय में वाग्यकार के कितने लक्षण बताए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 28। कितने लक्षण बताए गए हैं? 28 लक्षण बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रकीर्णन अध्याय में वाग्यकर के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो
28 लक्षण बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रबंध अध्याय में संगीत को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो संगीत को 3 भागों में बच्चों बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। देसी और मर्गी संगीत, देसी और मार्गी संगीत, ये पल्स आंसर सही है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रबंध अध्याय में संगीत को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो 2 में, देसी और मर्गी संगीत। अगला प्रश्न बच्चों कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के ताल अध्याय में ताल के किस अंग के बारे में वर्णित नहीं किया गया है? तो सभी अंग वर्णित किए गए हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि मात्राएं विभाग भी वर्णित किया गया है, ताली भी, खाली भी, युक्त दोनों सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सभी अंग वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के वाद्य अध्याय में मुंह से हवा फुलाते हुए बजाए जाने वाले वाद्य को किस श्रेणी में रखा गया है? तो सुशीर श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न बच्चों कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ नृत्य अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? तो नृत्य और नाट्य दोनों के बारे में बताया गया है, अर्थात उपयुक्त दोनों सही आंसर है, अर्थात सी नंबर। ठीक बच्चों, फिर से ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ नृत्य में किसके बारे में बताया गया है? तो नाट्य और नृत्य दोनों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न बच्चों, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में स्वरों की कितनी श्रुतियाँ तथा जातियाँ बताई गई हैं? तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप बिफोर जानते हैं कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 22 श्रुतियाँ तथा 18 जातियाँ बताई गई है, अर्थात पूछा जाएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने श्रुति हैं? तो 22 और जाति कितने हैं? तो 18, 11 + 7 18। ठीक है। रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित के लिए कितने सिद्धांत माने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 नंबर। ठीक है। रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए कितने सिद्धांत माने गए हैं? तो 6 है। अगला प्रश्न बच्चों कि रागों को गीत के अर्थ पर समय निर्धारण में कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गीत के अर्थ पर, सी नंबर, गीत के अर्थ पर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि बसंत राग तथा मेघ मल्हार राग जैसे रागों को समय निर्धारण में किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर है बच्चों ऋतु के अनुसार, बी नंबर, 2 नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। बसंत राग तथा मेघ मल्हार राग जैसे रागों को समय निर्धारण में किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऋतु के अनुसार। अगला प्रश्न बच्चों उत्तरांग पूर्वांग प्रबल के अनुसार समय निर्धारण में जिन रागों का उत्तरांग प्रबल होता है वे किस समय गाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों दिन के उत्तरार्ध में, ए नंबर, दिन के उत्तरार्ध में। अगला प्रश्न बच्चों कि वादी संवादी के समय निर्धारण के अनुसार जिन लोगों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरार्ध में होता है वह किस समय गाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि मध्य स्वर के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में तीव्र मध्यम लगते हैं उन रागों की प्रबलता किस समय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रात के समय, बी नंबर, रात के समय। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स्वर संयोग के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में कोमल रे ध लगते हैं वह किस समय गाए जाना चाहिए? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा संध्या काल के समय, संध्या काल के समय। अगला प्रश्न है कि स्वर संयोग के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में शुद्ध रे ध लगते हैं वह किस समय गाए जाने चाहिए? ठीक बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। फिर से ध्यान दीजिएगा। स्वर संयोग के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में शुद्ध रे ध लगते हैं वह किस समय गाए जाने चाहिए? तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। अगला प्रश्न बच्चों
कि स्वर संयोग के समय निर्धारण के अनुसार जिन रागों में कोमल ग नी लगते हैं उन रागों को किस समय गाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों सुबह तथा रात्रि 10 बजे से 4 बजे तक। अर्थात कहने का मतलब है कि सुबह 10 बजे से रात्रि 4 बजे तक है। अगला प्रश्न बच्चों कि भैरव राग का थाट क्या है। भैरव राग का थाट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैरव। भैरव राग की जाति क्या है। तो संपूर्ण संपूर्ण। भैरव राग की जाति क्या है। तो संपूर्ण संपूर्ण। ध्यान दीजिएगा भैरव राग की थाट क्या है। तो भैरव, परंतु भैरव राग की जाति क्या है। तो संपूर्ण संपूर्ण। राग भैरव के वादी संवादी स्वर क्या है। तो ध और रे। सी नंबर आंसर सही है। राग भैरव के वादी संवादी स्वर क्या है। तो ध और रे। अगला प्रश्न बच्चों राग भैरव का गायन समय क्या है। तो प्रातः काल। राग भैरव का गायन समय क्या है। तो प्रातः काल। सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि राग भैरव के रे और ध स्वर किस प्रकार प्रयोग होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों रे और ध के समान ही। भैरव राग का प्रबल अंग क्या है। भैरव राग का प्रबल अंग क्या है। तो उत्तरांग। ये नंबर आंसर क्या है सही है कि भैरव राग का प्रबल अंग क्या है। तो उत्तरांग। अगला प्रश्न बच्चों कि भैरव राग के न्यास स्वर कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है सा रे प ध। सा रे प ध। डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग रामकली, राग कलिंगड़ा, विभास और राग बंगाल भैरव किसके सम प्राकृतिक राग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भैरव राग के। राग रामकली, राग कलिंगड़ा, विभास और राग बंगाल भैरव राग बंगाल भैरव किसके सम प्राकृतिक राग हैं। तो भैरव राग का। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि राग भैरव के विषय में विद्वानों में किस स्वर पर विवाद है। तो नी पर। अभी तक इसका जो ऐसे विवाद सुलझा नहीं है। राग भैरव के विषय में विद्वानों में किस स्वर पर विवाद है। तो नी पर। अगला प्रश्न बच्चों कि ग म ध अ स मैंने ध्यान दीजिएगा यह स्वर समूह किस राग से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा राग भैरव। क्या हो जाएगा राग भैरव। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि बागेश्वरी राग का थाट क्या है। तो काफी। बागेश्वरी राग का थाट क्या है। तो काफी। अगला प्रश्न बच्चों कि बागेश्वरी राग की जाति क्या है। तो ऑडो तथा संपूर्ण। देखिए ध्यान दीजिए भैरव राग की जाति आपको संपूर्ण संपूर्ण है, जबकि बागेश्वरी राग का जाति आपको ऑडो तथा संपूर्ण है। बागेश्वरी राग में कौन कौन से स्वर वर्जित हैं। तो में, रे और प। में, रे और प ये क्या है वर्जित हैं। मतलब ये नंबर आरोह में। अगला क्वेश्चन बच्चों कि राग भैरव के वादी संवादी स्वर क्या है। तो ध और रे है। राग भैरव के वादी संवादी स्वर क्या है। तो ध और रे है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो प्रातः कालीन। राग भैरव का गायन समय क्या है। तो प्रातः कालीन। ऑप्शन के अनुसार बागेश्वरी राग में गंधार और निषाद स्वर किस तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग और नी, मतलब एप्पल। ठीक है बच्चों ग और नी, सॉरी सी नंबर आंसर हो जाएगा ग और नी। ध्यान दीजिएगा बागेश्वरी राग के न्यास के स्वर कौन से हैं। तो सा, ग और ध एप्पल। ठीक है बागेश्वरी राग के न्यास के स्वर कौन से हैं। तो सा और ग और ध। अगला प्रश्न बच्चों कि राग भीमपलासी किसका सम प्राकृतिक राग है। तो बागेश्वरी राग का। बी नंबर। राग भीमपलासी किसका सम प्राकृतिक राग है। तो बागेश्वरी राग का। अगला प्रश्न बच्चों कि किस राग में सा, म, ध और ध ग की संगीत बार बार दिखाई जाती है। तो राग बागेश्वरी में। राग बागेश्वरी में। किस राग में उसकी जाति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो राग बागेश्वरी में। बी नंबर। किस राग में उसकी जाति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो राग बागेश्वरी में। अगला प्रश्न बच्चों कि ध नि सा म, ध नि ध प म ध ग म र सा
यह स्वर समूह किस राग से लिया गया है? तो राग बागेश्वरी से लिया गया है। किससे लिया गया है? राग बागेश्वरी से लिया गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, राग भैरव तथा राग बागेश्वरी की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों रागों की प्रकृति गंभीर है। दोनों रागों की प्रकृति गंभीर है। ठीक है बच्चों, मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न पर अब ध्यान दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का आंसर करवा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।